10 अप्रैल 2006 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक विक्टोरिया पार्क है और विक्टोरिया पार्क के अंदर ही इस तारीख को एक मेला लगा हुआ था और मेले था लगभग 3 बड़े पंडाल बनाए हुए थे और 3 बड़े पंडालों में जो लोगों की क्षमता थी वो आ सकते थे, लगभग 2 से 3 हज़ार लोग आ सकते थे। 3 दिवसीय ये मेला लगा हुआ था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए थे। शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार मजबूत लोग, पैसे वाले लोग या आसपास के इलाके के लोग इस पंडाल में आ रहे थे और देख रहे थे। ऐसे ही 10 अप्रैल 2006 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास की बात है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। आग का रूप इतना विकराल होता है कि 5 मिनट के अंदर ही 3 जो बड़े बड़े पंडाल थे उन बड़े पंडालों में आग इतनी लग जाती है कि एक साथ ही उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है। लगभग 2000 लोग उस वक्त अंदर ही मौजूद थे, लेकिन जैसे आग की खबर लगती है उसके बाद लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पंडाल में जाने का भी रास्ता एक ही था और निकलने का रास्ता भी एक था। बहुत बड़ी संख्या में लोग तो ऐसे थे जो पंडाल के मेन गेट पे ही फंस जाते हैं और मरने वालों की संख्या पहुंच जाती है 67, यानी कि 67 लोग थे जो कि मर जाते हैं और लगभग 81 लोग इसमें ऐसे थे जो जलकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बड़ी चीख पुकार मची थी। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चाएं भी हुई थी और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने वालों में जो 67 लोग मरे गए थे, उसमें मरने वालों में ये भी नहीं पता चल पा रहा था। कई लोगों की लाश तो ऐसी थी जो बनकर कोयला हो गई थी कि इसमें लड़की है, लड़का है, बुजुर्ग है, किस उम्र का है, किस उम्र का नहीं है। छोटा छोटा रूप हो चुका था। इतना बड़ा विकराल रूप आग ने अपना लिया था। लेकिन इसी बीच में इन 67 लाशों के बीच में एक ऐसी भी लाश थी, एक ऐसा भी व्यक्ति था जो जाकर छुप जाता है और जाकर जब छुप जाता है तो उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं चलता। लेकिन 16 साल बीत जाते हैं और 16 साल के बाद ये पता चलता है कि जो व्यक्ति मरा हुआ था वो मरा ही नहीं बल्कि वो तो जिंदा था। फिर पुलिस उससे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 67 लाशों के बीच में वो आदमी आखिरकार छिप कैसे गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हापुड़ और हापुड़ ज़िले का ही गढ़ मुक्तेश्वर है और गढ़ मुक्तेश्वर का ही एक गांव लगता है। दरअसल ये बात है साल 2019 की और एक गांव में शादी समारोह चल रहा था और एक लड़के की बारात जाने वाली थी। बारात जाने से एक दिन पहले ही गांव में भात का कार्यक्रम चल रहा था। उस भात के कार्यक्रम में उस लड़के के दूल्हे के मौसा मौसी, मामा, नाना, जो भी भात देने वाले परिवार के हिस्सेदार थे, साझेदार थे, वो सब के सब यहाँ पर आए हुए थे और जब आए हुए थे तो खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी बीच में कई लोगों ने फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींचने के बाद अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर उस फ़ोटो को शेयर कर देते हैं और जैसे व्हाट्सअप के स्टेटस पर उस फ़ोटो को शेयर करते हैं तो वो फ़ोटो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में थाना सरना लगता है और सरना थाने का एक गाँव लगता है मदारपुर। वहाँ के इलाके में किसी व्यक्ति को ये फ़ोटो दिखाई दे जाता है और जैसे वो फ़ोटो देखता है तो बार बार उस फ़ोटो को जूम कर रहा था और जूम करने के बाद देखने की कोशिश कर रहा था, पहचान करने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों से कहा कि ये व्यक्ति तो मेरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अनिराज सिंह है। और जैसी बात अनिराज सिंह की आती है तो परिवार के लोग कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, अनिराज सिंह तो बहुत साल पहले मर चुका है। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। बार बार वो फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब कई लोगों ने वो फोटो को देखा और देखने के बाद कहते हैं कि हाँ, हो ना हो, हमें भी ये अनिराज सिंह ही लगता है। अब ऐसी स्थिति में ये सीधा पहुंच जाते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं। पुलिस वाले जैसे इस कहानी को सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1986 से। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और जब उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र वो 20 साल के आसपास होती है। नाम उसका अनिराज सिंह होता है। अनिराज सिंह ने कसम खाई थी कि वो अपने पिता की हत्या का हर हाल में बदला लेकर ही रहेगा और इसके लिए वो ताक में लग जाता है, एक फिराक में लग जाता है कब उसे मौका मिले और कब इस हत्याकांड को वो अंजाम दे। उसे लगभग 2 साल लग जाते हैं इस हत्याकांड को अंजाम देने में। वो तारीख आती है 15 जुलाई साल 1988 को। जिसने उसके पिता की हत्या की थी उसका नाम अनिल होता है और उसने घेराबंदी करने के बाद अनिराज ने उसकी हत्या कर देता है और इस हत्याकांड में एक एफआईआर दर्ज होती है जो कि एफआईआर नंबर 201 बटे साल 1988 और इसमें 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले की चार्जशीट लगाती है और चार्जशीट लगाई जाती है। फिर मामला अदालत पहुंचता है और अदालत में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के दौरान अनिराज सिंह को अदालत ने बरी कर देती है। जो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो वो जो जेल से छूट जाता है और जैसे जेल से छूटता है तो वो खुशियां मना रहा था। सब कुछ जैसे उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो अनिल का परिवार होता है, अनिल का परिवार को लग रहा था कि हमारे
अनिल को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं तो पूरे दस्तावेज, पूरे सबूत, पूरी चीज़ें देते हैं और देने के बाद अपने वकील से कहते हैं कि इस मामले जितनी ज़्यादा हो सके ज़रिया करना और आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश करना। मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था तो ज़रिया होती है, ज़रिया होने के बाद आखिरकार निचली अदालत का जो फैसला होता है उसको पलट दिया जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला होता है कि जो अनिराज सिंह है और जो बाकी लोग हैं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और जैसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो उसके बाद फिर अनिराज सिंह को जेल जाना पड़ता है। अनिराज सिंह जेल चला जाता है, बीच बीच में उसे ज़मानत मिल जाती थी और जेल से वो छूट जाया करता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए दांव पेंच खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने के बाद वो सोचता है कि जैसे निचली अदालत का फैसला आया था शायद सुप्रीम कोर्ट से भी उसे राहत मिल जाएगी, लेकिन साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद के फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल बरकरार रखता है। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा दी थी वही सजा यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। ये उस वक्त पेरोल पर छूटा हुआ था और इसके आदेश दिए जाते हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दी जाए। लेकिन अनिराज सिंह गायब हो चुका था, फरार हो चुका था और उसको फरारी काट रहा था। उसको ढूंढने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। फिर पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। साल 2004 पूरा बीत जाता है, साल 2005 भी पूरा बीत जाता है, साल 2006 आ जाता है और ये अप्रैल का महीना था। अप्रैल के महीना और 6, 7, 8, 9, 10 ये लगभग 4 दिन तक एक मेला चला था। उत्तर प्रदेश के मेरठ के विक्टोरिया पार्क में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का मेला था और ये बहुत बहुत बड़े पंडाल बनाए गए थे, 3 बड़े पंडाल। इन 3 बड़े पंडालों में कम से कम 3000 लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया था। पूरा एयर कंडीशनर था, बहुत बेहतरीन सुविधाएं थी, सब कुछ था। लेकिन गलती एक थी कि इसके अंदर जाने का रास्ता भी एक था, बाहर निकलने का भी रास्ता एक था और इसमें अचानक से 10 अप्रैल साल 2006 की शाम लगभग 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास आग लग जाती है और महज 5 मिनट में पूरे पंडाल में आग लग जाती है और पूरे पंडाल को अपनी जद में ले लेती है। सब लोग वो यहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 67 लोग ऐसे होते हैं जो जलकर यहाँ पर मर जाते हैं और लगभग 81 लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन अनिराज सिंह के परिवार वालों ने जाकर वहाँ दावा कर दिया कि हमारा बेटा भी इस मेले में शामिल हुआ था, इस मेले में आया था, वो भी इस मेले का हिस्सा बन गया है, वो भी इसमें मर चुका है। और जैसे ही वो इस तरह की बात करते हैं तो किसी भी तरकीब से वहाँ से वो मृत्यु प्रमाण पत्र ले लेते हैं और जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं तो ये फिर साल 2006 से 2019 आ जाता है। लगभग 15 साल के आसपास हो जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में उसके सगे भांजे की शादी थी। भात के कार्यक्रम में उसके शामिल होने की जब जानकारी मिलती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब अपनी तरफ से गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जो परिवार के लोग थे, परिवार के लोगों के नंबर सर्विलांस पे लगा दिए जाते हैं और सर्विलांस पे लगाने के बाद ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि क्या अनिराज सिंह जिंदा है या मर चुका है, या फिर जो अनिल सिंह के परिवार वाले हैं उनकी कोई भ्रांतियां तो नहीं है, उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। तो इसलिए वो अपनी ताक में लगे हुए थे। पुलिस वालों ने जो पूरी कोशिश की तो साल 2019 से साल 2020 आ जाता है, साल 2021 आ जाता है और ये तारीख आ जाती है 18 मार्च 2021। पुलिस को एक इनपुट मिल जाता है और इनपुट कुछ ऐसा मिलता है कि हापुड़ से स्याना और स्याना से बगुड़ा से अनिराज सिंह यहाँ से निकलेगा और उसको गिरफ्तार आप कर लीजिए। पुलिस की जो बुलंदशहर की पुलिस होती है, स्वाट टीम होती है, उस वक्त यहाँ पर एसएसपी थे संतोष कुमार सिंह। उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर पहले से अलर्ट कर दिया और टीम ने स्याना कोतवाली पुलिस के साथ मिलने के बाद घेराबंदी की और बुगरासी से एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो कहता है कि साहब मेरा नाम तो आलोक सिंह है और मैं रहता हूँ उत्तराखंड के रुद्रपुर में। जैसे ही उसके दस्तावेज देखे जाते हैं तो दस्तावेज के हिसाब से बिल्कुल वो आलोक सिंह ही था, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उसने साल 2006 तक की तो कहानियां सुनाई, लेकिन साल 2006 से पहले की उसके परिवार के लोग कहाँ रहते हैं, उसके भाई कहाँ रहते हैं, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, उसके गाँव का नाम क्या है, जब पुलिस ने इस तस्दीक करना चाहा तो वो 2006 से पहले का कोई रिकॉर्ड दिखा नहीं पा रहा था। साल 2006 से उसने 2021 तक का रिकॉर्ड दिखा दिया था, क्योंकि वहाँ रुद्रपुर में एक फैक्ट्री होती है और फैक्ट्री में ही वो प्राइवेट गार्ड के तौर पर, एक सुरक्षा गार्ड के तौर पर वहाँ पर काम कर रहा था। पुलिस को पूरा यकीन हो चला था कि ये आलोक सिंह नहीं बल्कि अनिराज सिंह है। अनिराज सिंह वो जिसने अनिल की हत्या की है और अनिल की हत्या उसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए की थी। और जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, ये मामला फिर उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाता है। उन दोनों आईजी साहब हुआ करते थे मेरठ के, प्रवीण कुमार जी, तो उन्हें भी खुद यकीन नहीं हो रहा था। और इसके बाद फिर इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की जाती है, उस पर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि उसने इतनी जालसाजी से एक मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर लिया था और उस मृत्यु प्रमाण पत्र को
वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया था। न केवल उसने सुप्रीम कोर्ट के साथ जालसाजी की, छल किया, बल्कि एक वकील के साथ भी उसने छल किया, उसने पुलिस के साथ भी छल किया, उसने सरकारी कर्मचारियों के साथ भी छल किया। सबके साथ वो छल करके आराम से एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने भांजे की शादी समारोह में बात में शामिल होगा और वो पकड़ा जाएगा। उसे पकड़ने में पुलिस को वक्त जरूर लगा, लेकिन करीब करीब 16 साल के बाद जब गिरफ्तार करके पुलिस उसे जेल भेज रही थी तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मरा हुआ इंसान आखिरकार जिंदा कैसे हो सकता है। उसने उन 67 लाशों के बीच में छुपने की कोशिश की, लेकिन वो उस 67 लाशों के बीच में महज 16 साल ही छिप पाया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ये भी कहते हैं कि भले ही इंसान चाहे कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी चालाकी दिखाए, कितनी भी होशियारी दिखाए और कत्ल करने के बाद वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करे, ये कत्ल का राज छिपाने की कोशिश करे, तो वो राज कभी नहीं छिपा सकता। भले चाहे कानून से छिपा ले, अपने आप से नहीं छिपा सकता। उसने अपने आप से छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप से छिप नहीं पाया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।